नमस्कार साथियों, आप सभी का अंको क्लासेस में स्वागत है। हम फिर एक बार हाजिर हैं आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास लेकर के। और मैंने बायोलॉजी की क्लास में इसके पहले हमने साइटोलॉजी पढ़ाया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा, और साइटोलॉजी को शायद हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। आज से हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज से हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? नर्वस सिस्टम को। कि नर्वस सिस्टम में हम पूरी जानकारी लेते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है, ऐसा काम क्या है इसका बॉडी में, ये नर्वस सिस्टम होता क्या क्या है, कैसे वर्क करेगा, और हमको इसमें बनने वाले क्वेश्चन, मतलब कि पेपर में कैसे कैसे इससे नर्वस सिस्टम पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम का है। तो इसका जो काम है ये कंट्रोल करता है बॉडी को। तो करेगा कंट्रोल। बॉडी का काम क्या है? इसको कंट्रोल करना। मतलब जो बॉडी है हमारी उसको कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल बोल सकते हो और कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट। अब इसको समझो जरा वर्ड क्या है। मतलब मान लो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी है, बॉडी को मैनेज करना, कंट्रोल करना, क्या काम कैसे क्या होता है। जैसे मान लो अगर हम बात का कोऑर्डिनेट का, बॉडी का बैलेंस बना के रखना। अब हमें पता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या बोलना है, कब कैसे क्या करना है, हमारा बॉडी या हमें जो हमारी क्रियाएं हैं बॉडी की, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। मतलब हमारी जो भी एक्टिविटी है बॉडी की, उसको कौन कंट्रोल करेगा या कोऑर्डिनेट करेगा, वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है हमारी बॉडी की जो पूरी कंट्रोलिंग है या कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हमें कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को, मतलब कि चीज़ों को एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप कार्य करना। ठीक है, और कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। तो सारा का सारा पार्ट किसके अंतर्गत आएगा? नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस नर्वस सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट में बांट लें। नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में क्या बोलोगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस पॉइंट समझ में आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? आउटोनोमस। आउटोनोमस नर्वस सिस्टम। पॉइंट लिख लो। पहले नंबर पे क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर पर फेर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आउटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। लिख लो इसको, हिंदी में भी लिख लो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इस पॉइंट को समझना, मतलब कि हमने क्या क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्र। इतना नोट करो।
तो अब इसको देखो क्या बोल सकते हैं, इसको सी एन एस बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको पी एन एस बोल सकते हैं, और इसको ए एन एस, मतलब कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सीएनएस। तो अब हम आगे जब हम क्लास ले रहे हैं, मतलब आगे हम जब बात करेंगे, वर्ड बोलेंगे, हम इसको शॉर्ट में बोलने का प्रयास करेंगे। हम इसको सीएनएस बोलेंगे, इसको पीएनएस बोलेंगे, और उसको एनएस बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ जाना है कि जब हमने सीएनएस बोला तो किसकी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पीएनएस जब बोलेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र की। और एएनएस जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। अब बात करते हैं सीएनएस में क्या क्या होगा। सीएनएस के पास ब्रेन होगा, क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम किसको पढ़ रहे होंगे सीएनएस में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ रहे होंगे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। मतलब मान लो अगर ये हमारे पास ये दिमाग है, ये हमारे पास दिमाग है, दिमाग का जो जो ये वाला स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी। समझ में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, ये पॉइंट समझ में आ गया। सीएनएस को, सीएनएस में हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये न्यूरॉन से बना होता है या नर्वस का होता है, नर्वस का बना होता है। मतलब कि अब समझना है एक चीज और, इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है ये तंत्रिकाएं होती है कि, अब हम एक बात बता दें आपको, समझो ऐसे शरीर से मतलब ये पूरी बॉडी है मेरी, इस पूरी बॉडी में ब्रेन से लगा करके पैरों तक क्या पाई जाती, तंत्रिकाएं पाई जाती। ये मान के चलो एक तरीके से वायर फैले होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो यहाँ से पार्ट हो, यहाँ से, चाहे ये कॉर्नर का पार्ट हो, चाहे पैरों के पंजों के पास का भी पार्ट हो, इन सब में एक तरीके से पूरी बॉडी के अंदर क्या फैले हुए हैं, तंत्रिकाएं फैली हुई। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि तार फैले हुए हैं। ठीक है, अब ये तार कितने जोड़ी के होते हैं, ये 43 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 43 जोड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे तंत्रिकाएं होती हैं, वो कितनी जोड़ी होती हैं, तो वो 43 जोड़ी होती है। ठीक है, अब इस 43 जोड़ी में भी अंतर है। जो हमारी क्रैनियल न्यूरॉन्स हैं, क्रैनियल न्यूरॉन्स, इसको क्या बोलोगे, क्रैनियल, क्रैनियल न्यूरॉन्स या नर्वस बोलो, इसको नर्वस बोलो ज्यादा सही रहेगा, नर्वस। अब ये क्रैनियल नर्वस क्या होता है, जो हमारे सर वाले पार्ट की बात हो रही, सिर्फ सिर्फ किसकी बात हो रही, सर वाले भाग की बात हो रही। तो इस सर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्वस, जिसको बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। क्या बोलोगे, कपालीय तंत्रिकाएं। ये कितनी होती हैं, और ये इनका काम क्या है, ये दिमाग को मैसेज देती है, यहां लिख दे, ये दिमाग को मैसेज देती हैं। मतलब कि जो क्रैनियल नर्वस होंगी, जो कपालीय तंत्रिकाएं होंगी, वो सारी की सारी किसको मैसेज करेंगे, किसको सूचना देंगी, तो वो ब्रेन को सूचना देंगी। ये कितने जोड़ी होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये होती हैं 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होंगी, 12 जोड़ी। ठीक है, पॉइंट को समझना, मतलब कि जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। परिधीय तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं, तो परिधीय तंत्र पर बात आती है कि किसका बना होता है, तो ये नर्वस का बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिकाएं कितनी होती है, 43 जोड़ी होती है। अब 43 जोड़ी में 12 जोड़ी तो हो गई कौन सी, कपालीय। तो अब हमारे पास बच कितनी गई, 31 जोड़ी। कितनी बच गई, 31 जोड़ी।
जब अब ये 31 जोड़ी बच गई हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्वस, स्पाइनल नर्वस। ठीक है, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, क्या बोलोगे हिंदी में? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। ठीक है, कितना नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, अब ये पॉइंट जब लिखे रहो तो इसको हटाना ही है। अब बात ये आती है कि इसको क्या बोला जाता है? एएनएस। ये होती अनैच्छिक, अनैच्छिक तंत्रिकाएं। अनैच्छिक मतलब इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब समझो इनका काम क्या है, देखो इसका काम समझ में आ गया, ब्रेन स्पाइनल, मतलब कि ब्रेन से मैसेज। इसका काम क्या है? ये मेरु रज्जु जो हमारी बैकबोन होती है। अब आप कुछ लोग ये बोलते हैं जो ये वाली हड्डी होती है, ये वाली, इसको बोल देते हैं कि ये हमारी मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु के अंदर, इसके अंदर जो वायर पड़े होते हैं, एक तरीके से मान लो जो तंत्रिकाएं होती है वो होती है, ये तो ऊपर का उसको ढकने का भाग होता है, इसको हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, इन्होंने भी संदेश देना शुरू किया। अब कुछ क्रिया इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ऑटोनोमस न्यूरॉन्स में आते हैं, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, एएनएस के अंतर्गत, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट की बीट, हृदय का धड़कना, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा? अनैच्छिक में, एएनएस में चला जाएगा। हमारी बॉडी का, मैंने बोला ही था, नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी तंत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं बॉडी के अंदर जिन पर हम अनैच्छिक हैं, मतलब हम उन पर कुछ नहीं कर सकते, हमारा उन पर बस नहीं चलता है। अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका हृदय की जो गति है, वो जो गति है आपका कंट्रोल नहीं है कि हम जब चाहे इसको रोक लें। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। रोकोगे तो पता ही है क्या हो सकता है, अगर जब हार्ट जब भी रुकेगा तो दिक्कत तो है ही है, पर इंसान बचता ही नहीं है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जैसे मान लो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत सांस लेना, सांस लेना भी कैसा है? हम रोक नहीं सकते। हाँ वो बात है कि आप लोग रोक रहे हो, लेकिन वो ऐच्छिक नहीं कि आप अपने अच्छे अनुसार आज नहीं हम कल सांस लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? अनैच्छिक के अंतर्गत आता है। इस तरीके से मतलब कि कुछ ऐसे काम हैं जो बॉडी के अंदर, जिन पर हमारी रोक नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे एएनएस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इतना नोट करो। देखो ये पॉइंट बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करना, मतलब बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, कि मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बोला, नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना बॉडी को। इसके अंतर्गत मैंने हमने पढ़ा ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका सारा सारा काम है। यहाँ पे ये तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ जुड़ी होती हैं, मैसेज, दिमाग को मैसेज देना। जैसे मान लो हमारा हाथ जो है वो गर्म तवे पे पड़ गया, तो गर्म तवे पे पड़ने के बाद में तुरंत हटा, या कांटा चुभ गया, तो अब यहाँ से मैसेज ब्रेन तक कौन लाएगा? तंत्रिकाएं ही तो लाएंगी। भाई गर्म तवा था, उस पे हाथ रखा और तुरंत हमने हाथ हटा लिया, मतलब अब ये तो नहीं है कि अब नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो चले, जब हाथ रख दिया था फिर धीरे धीरे मैसेज पहुंचा, तब पता चला दिमाग को, अरे दिमाग, हाथ तो हटाना था। लेकिन ये ऐसी क्रियाएं बहुत तेजी से क्रिया हो जाती है, इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का क्रिया भी बोल सकते हैं, कि जैसे क्रिया हुई हमने तुरंत हटा लिया उसको। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और एक्चुअल में मैं आपको एक बात बता दूं, हमको सिर्फ अपने वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना है। पहली बात सुनना, मतलब कि हमको अपने वनडे एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है। यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते थे तो यहाँ तक करवा दिया है। ये सारा का सारा जो है वो
नीट वालों के लिए है, ये भी जो आगे का पूरा एक्सप्लेनेशन इसका होगा वो नीट वालों के लिए जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, मतलब ये डॉक्टरों का है, ये बात समझ के चलिए। हमको सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब है इससे, तो हम इसको समझेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है, एग्जाम में आना भी नहीं है इसको, तो ये हमारे कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं वैसे लिख दिया होगा, हटा रहा है। अब अगर हम बात करें, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, अगर अब हम बात करें, अब हमको पढ़ना है, मैंने बोला था यहाँ पर क्या लिखा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन को। किसको पढ़ेंगे? ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, या हमें किसको पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है, मानव मस्तिष्क को पढ़ोगे, मानव मस्तिष्क। ठीक है, समझ में आया? अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग कहोगे नहीं सर, गधे का दिमाग, तो दिमाग सबको होता है, कोई भी एनिमल है तो दिमाग सबको होता है, लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ब्रेन जो है उसको किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पहले पॉइंट हमारा क्या बनेगा, जो ब्रेन है वो किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो ये न्यूरोलॉजी, 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 पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक। अब देखा होगा जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो किसी के सर्वाइकल पेन है, तो जब सर्वाइकल पेन है या कोई मानसिक या कोई बीमारी है, तो हम लोग किसको दिखाते? एक चीज और है, थोड़ा अंतर है। एक एक होता है नॉर्मल जो माइंड की बीमारी होती है, ठीक है, एक ये होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या सदमे में चले जाते हैं, कोई कोई कारण, तो वो फिर हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते हैं, फिर साइकास्ट्रिक को दिखाते हैं। अंतर है यहाँ पर। जब कोई दिक्कत मानव ब्रेन में, अगर ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड है और भी ब्रेन में कोई दिक्कत, तो हम दिखाते हैं किसको? न्यूरोलॉजिस्ट को। तो अगर हमारे दिमाग में, मतलब दिमाग तो ठीक है उसका, कोई ना पेन है ना कुछ है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो उसको हम किसको दिखाते हैं? साइकास्ट्रिक को दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अब बात ये आती है कि जो ब्रेन का डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। देखा होगा बोला जाता है कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, बोलते हैं ना। तो ब्रेन का जो अध्ययन करेंगे वो न्यूरोलॉजी में करेंगे, लेकिन जो इनके ब्रेन डॉक्टर जो होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में, समझते हैं और क्लियर करते हैं। फिर पॉइंट ये आता है, चलो अपने लिखाते रहे पहले, कि जो ब्रेन है, ब्रेन की लोकेशन कहाँ है, ब्रेन होता कहाँ है? यही तो है कि जो हमारा ब्रेन है, तो वो जो ब्रेन है वो स्थित कहाँ पे है? तो ब्रेन कहाँ पे स्थित है? बिलो क्रैनियम। कहाँ स्थित है? बिलो क्रैनियम, कपाल के नीचे, कपाल के नीचे। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर, लोकेशन। अब ये बात आती है, देखो इसे समझो, ये हमारी खोपड़ी है, इस खोपड़ी, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस जो ये मत्था होता है इसको दिमाग में हाय मेरा मत्था, ऐसा कुछ नहीं होता है। मत्थे के पास, ये तो हमारा फॉरहेड है, मत्था है, ये दिमाग नहीं होता है यहाँ पर। दिमाग हमारा यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे जाता है,
तो इसके अंदर भरा होता है दिमाग हमारा, के अंदर। फिर दिमाग के भी कई पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते चले जाते हैं, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बात ये आती है, जो ये हमारा कपाली है, ये कपाल हमने क्या बोला, बिलो क्रैनियम, मतलब कपाल के नीचे दिमाग जो हमारा है वो इसके अंदर है। और ये इसीलिए देखो इतना मजबूत होता है, हमारा दिमाग जो है बहुत मजबूती के अंदर अंदर बंद है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अच्छा एक चीज और है, फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है उसमें कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, 8 बोन्स। हालांकि ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये हम जब हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, बोन्स के बारे में बता रहे हैं तब वहाँ पे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको नहीं रहने दो। तो लोकेशन जो हमने बताई वो कहाँ बताई थी, कपाल के नीचे। अच्छा वेट कितना होता है, अगला पॉइंट क्या बनेगा, इसका वेट बताओ कितना होता है, वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। बात करते हैं अगर मेल की, तो मेल में 1400 से 1450 ग्राम का होगा। फीमेल में कितना होगा, फीमेल में कितना कर दो, 1350 से 1400, या 1300 से 1350 ग्राम। और ऑन एवरेज जो होता है, अगर दोनों में पूछे तो 1300 से 1400। समझना इस चीज। अच्छा तो कुछ लोग ये सोचेंगे, इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल सही हो गई कि जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो उनके पास दिमाग ज्यादा होता है, लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वजन में कम है, ये नहीं, अब ये नहीं बोल दो उनके दिमाग कम होता, लड़कियों के दिमाग कम होता, लड़कियों के दिमाग कम नहीं होता है। आज देख रहे हो लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हवाई जहाज से फाइटर प्लेन तक चला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वजन कम जरूर होता है। इसी तरह लड़कियों का अधिकतर जो भी अदर ऑर्गन्स भी हैं वो भी वजन में थोड़ा थोड़ा कम होते ही हैं। हार्ट का भी वजन थोड़ा कम होता है, लंग्स का भी लड़कियों का वजन थोड़ा बहुत कम होता है। बात को समझ, तो यहीं पर भी थोड़ा ही बहुत तो अंतर है। तो आप लोग ये नहीं बोलो, एक बार क्या होता, अभी एक हम वो देख रहे थे, क्या नाम उसको बोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड जो होती है गिर जाती है, तो जब वो गिर जाती है तो उसके घुटने में चोट लग जाती है, तो वो कहती है, फिर वो जब उसको उठाने लगता है तो पूछता है कौन हो तुम। मतलब समाज में भी यही दर्शाया था कि लड़कियों का दिमाग जो होता है वो घुटने में होता है। ऐसा होता नहीं है, ये सरासर गलत है, एक मनोरंजन के पर्पज से अलग बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग बराबर होता है सबके। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना समझ में आया कि अगर वेट जो है, वजन है मेल का 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल में 1300 से 1350, ऑन एन एवरेज दोनों का जो औसतन पूछा 1300 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, देखो इतना। अच्छा जब एक चीज और है, ये तो चलो वयस्क की बात होगी, जब आप बच्चे थे, जब आप चाइल्ड थे तब कितना था, जब आप बच्चे थे आप, तो तब आपके पास कितना दिमाग था, तब आपका दिमाग का वजन था 300 से 400 ग्राम। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लो, इतना लिख लो फिर हटाएं। तो समझ में आ गया, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, हमने मीनिंग गलत नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, लेकिन गलत है। ये न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर क्या होता है, ये डॉक्टर का पार्ट हो गया। लोकेशन, इसकी स्थिति, ये दिमाग होता कहाँ पे है, ये कपाल के नीचे होता है, जो हमारी ये कपाल है उसके नीचे होगा। वेट जो है मेल में 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल में 1300 से 1350, चाइल्ड में 300 से 400 ग्राम का होता है, दोनों से 1300 1400। ठीक है, नोट कर लो। अब बात ये आती है
कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कितनी लेयर का होता है। जो हमारा दिमाग है वो कितनी लेयर से बना हुआ था, कितनी लेयर होती है दिमाग में। तो डालिए ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन मतलब कि मस्तिष्क झिल्ली। इसकी बात करते हैं हम लोग, मस्तिष्क झिल्ली। ठीक है। अब ये तो हमारा दिमाग हो गया, ये दिमाग है। ठीक है। अब इसके पास में 3 लेयर पाए जाएंगे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इस लेयर के अंदर होगा दिमाग। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो मस्तिष्क की सबसे ऊपरी जो परत है या निचली परत है तो उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या बोला जाता है? तो सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। इसको हिंदी में भी ड्यूरामीटर ही बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पियामीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पियामीटर बोलेंगे। जो हमारी ये वाली होगी सबसे निचली वाली, इसको बोलते हैं पियामीटर। समझ में आया? इसको पियामीटर बोलेंगे। फिर तीसरी वाली को क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड बोलते हैं। आर्केनॉइड। इसको क्या बोलोगे? आर्केनॉइड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? आर्केनाइड बोलोगे। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि सबसे बाहरी कौन है? सबसे बाहरी ये हुई ड्यूरामीटर, जो है वो सबसे बाहरी है। पियामीटर सबसे आंतरिक है। सबसे कैसी है? आंतरिक है। और आर्किनोइड ये मध्य वाली होती है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, तो लिखवा दे फिर इसके बाद। ये जो तीनों लेयर है इनको बोलते क्या है? मेनेंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनेंजिस बोलते हैं। मेनेंजिस। क्या बोलते हैं? इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं? मेनेंजिस बोलते हैं। अब इतना जो डायग्राम बना लो जरा। अब एक चीज है, एक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेनेंजाइटिस। राजा राम मोहन राय के बारे में। मेनेंजाइटिस ये एक रोग होता है। ये दिमाग का ही रोग है। तो राजा राम मोहन राय को यही रोग हुआ था। राजा राम मोहन राय को यही रोग हुआ था। अब राजा राम मोहन राय को यही रोग हुआ था जिससे उनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो एक रोग है वो मानसिक रोग है, मस्तिष्क का रोग है। ठीक है। अब इतना नोट कर लो। तो इसमें मैंने क्या बताया? इन तीनों लेयर को क्या बोलोगे? मेनेंजिस बोलोगे। पियामीटर सबसे आंतरिक। ड्यूरामीटर यही तो पूछता है, आंतरिक और बाहरी। बीच वाले को नहीं पूछता, आर्कोनॉइड को नहीं पूछता। ठीक है। अब इन तीनों को मेनिंजाइटिस इस लेयर को बोलते हैं। तो जब इस मस्तिष्क के अंदर हमारे जब संक्रमण वगैरह हो जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। बैक्टीरिया कोई कुछ किसी कारण से संक्रमण हो जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, जिसके कारण से किसकी मौत हुई थी? सबसे पहले राजा राम मोहन राय की हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के बारे में बता दें आपको, इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। ठीक है। बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। ठीक है, इतना नोट कर लो।
अब मैं आपको कुछ दिमाग के बारे में फैक्ट बताएँगे जो बिल्कुल सत्य हैं, मतलब कि 100% ट्रू, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज आप लोग अपने दिमाग के बारे में मेरी एक आदत है कि जब पढ़ाते टाइम फिर जो सिलेबस है वो तो है, लेकिन और भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देना, जिससे कि क्या होता है आसानी रहे चीज़ों को समझने में। मैं बात करता हूँ ज़रा अपने ब्रेन के बारे में। जो हम सबका ब्रेन होता है, वो कितना ज़्यादा या कैसा है, इसके फैक्ट पे चर्चा करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स साइंटिफिक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। देख एक सबसे पहली बात आती है कि जब आप लोग सुबह सुबह होती है अर्ली मॉर्निंग जो हमारा माइंड होता है वही 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उस समय माइंड के पास में। 4 से 5 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी होती है हमारे माइंड के पास में, और इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस एनर्जी से 10 वोल्ट का बल्ब जला सकते हैं। मतलब आप अपने घर में जो कमरे में लोग 9 वाट या 10 वाट, आप एक एलईडी जला सकते हो, इतना एनर्जी हमारे दिमाग के पास में होती है। कब होती है? पहला फैक्ट की बात करें, अर्ली मॉर्निंग। इसीलिए देखा होगा बोला जाता है कि सुबह पढ़ो याद रहता है। सुबह याद क्यों रहता है? क्योंकि जब हम एक बार वो चीज़ें, क्योंकि एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा, अब एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि रात में सोते टाइम कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारे शांत हो जाते हैं, जिनका वर्क नहीं करता, तो वो माइंड के पास एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए सुबह वो एनर्जी हमें ज़्यादा दिखती है। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? अच्छा, ब्रेन की कुछ एक एक पॉइंट और लिख लो ब्रेन के बारे में। ब्रेन की 3 स्टेज होती हैं। ब्रेन की स्टेज की बात करें तो कितनी स्टेज है ब्रेन के पास? स्टेज कितनी है ब्रेन की? 3 स्टेज है। कौन-कौन सी हैं? बता सकते हो आप लोग कि ब्रेन की स्टेज कौन-कौन सी होती है? कॉन्शियस सबसे पहली स्टेज कैसी होती है? कॉन्शियस। दूसरी है सबकॉन्शियस। तीसरी है अनकॉन्शियस। ओके सर, ये कौन सी बात हो गई? कॉन्शियस का मतलब होता है कॉन्शियस माइंड, चेतना, जब आप जग रहे हो। सबकॉन्शियस अर्ध चेतना, इसको भी समझाते हैं अभी। और इसको तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो, इसको नॉन कॉन्शियस का मतलब यही होता है, या अनकॉन्शियस का मतलब ये समझ के चलिए आप लोग कि आप कोमा में हैं। क्या बोल सकते हो? या बेहोशी। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? बेहोशी। इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तो काम कर रहा है लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा। तो दिमाग की स्टेज कितनी है? 3। पहली है कॉन्शियस, चेतना, जो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, वो हम कॉन्शियस माइंड मेरा काम कर रहा है। सब कॉन्शियस में बात करें, अर्ध चेतना, ये तब होता है जब हम क्या कर रहे हो? स्लीप कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? सो रहे हो। समझना इस चीज को। सोते टाइम जो हमारा दिमाग होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब आपको कोई बुला दे आप जग जाते हो। बात को समझ रहे हैं? मतलब अर्ध चेतना में, मतलब कि आप सो रहे हो, दिमाग चेतना में है लेकिन अर्ध चेतना में है, आराम में है। अनकॉन्शियस में क्या हो जाता है? बेहोशी हो जाती है। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया, स्टेज हो गई किसकी? माइंड। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पर फैक्ट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला मैंने फैक्ट बताया था अर्ली मॉर्निंग। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग के पास इतनी एनर्जी होती है कि हम 10 वॉट तक का बल्ब जला सकते हैं अपने माइंड से। अब ये नहीं कि अब लेकर के तार जोड़ कर जलाने की, सर ने कहा था तार जोड़ लो तो बल्ब जलने लगेगा, ऐसा नहीं। आपको वो एनर्जी इतनी होती है कि आप उससे वाट जला सकते हो 10 वाट तक। क्लियर पॉइंट? एक चीज और, हम अपने दिमाग का औसत, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, आम आदमी होता है, सिर्फ और सिर्फ 5% यूज कर पाता है अपने माइंड को। कितना यूज कर पाएगा? 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 95% हम यूज ही नहीं करते माइंड। अब कुछ को छोड़ करके आप कह दो कि न्यूटन और आइंस्टीन को ले आओ। अब जैसे न्यूटन की बात करते हैं, उन्होंने 6-7% या 9% के करीब, कुछ लोग बोलते हैं। आइंस्टीन भी ऐसे ही। तो ये होगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन। ये कभी-कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपने दिमाग को कितना ले जा रहे हैं, 8%, 9%, 10%। लेकिन आम आदमी कितना यूज कर पाता है अपने दिमाग का? 5%। अब ये औसत है 5%। अब समझ सकते हो कि अब
या लेवल लगा सकते हो कि कितना, आप तो समझ सकते हो आपके पास दिमाग अभी कितना बाकी है। 95%। यूज करिए इसको भाई, 95% यूज करो इसको भाई। कितना कर पा रहे हो? 5%। ये फैक्ट है, बिल्कुल सच है। 95% तो अभी पड़ा हुआ है, तो इसका भी दिमाग का यूज करिए। आपने एक चीज और देखी होगी, अभी आगे बताएंगे, चलो अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि आदमी का जो दिमाग होता है 5 से 7 मिनट तक जिंदा रहता है। ठीक है, ये तब जिंदा रहता है ये वाला 5 से 7 मिनट, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां की बात कर रहे हैं। एक होता है बायोलॉजिकल मौत, बायोलॉजिकल डेथ, इसको बोलते हैं जैविक मृत्यु। इसमें क्या होगा, इसमें ब्रेन ही मरता है सबसे पहले, ब्रेन मरेगा, ब्रेन मृत्यु। ठीक है, बात को समझ रहा, मतलब कि अभी ये काम कर रहे थे बाकी ऑर्गन्स, ब्रेन ही खत्म हो गया सबसे पहले। क्लियर पॉइंट। अब सुनो, मतलब कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कौन लेता है? वो भी किस कौन लेगा? माइंड ही लेगा, 20%। मतलब ये देखो एग्जाम में नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग के लिए, आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी कुछ पूछ सकता है, लेकिन वैसे इतना नहीं आएगा, फैक्ट है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी, मतलब कि 100% एनर्जी है हमारे पास, जिसमें से 20% किसको चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को। मतलब 80 में सब ऑर्गन्स हैं और 20 अकेला परसेंट कौन ले रहा है? ब्रेन। क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब कि बात करते हैं पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी को मान लो कितने 100% एनर्जी चाहिए, जिसमें से 20% अकेले किसने ले ली? ब्रेन ने। अब हमारे पास बची कितनी? 80। और 80 में अब लंग्स हैं और फेफड़े हैं, किडनी है, मतलब ऑल ऑर्गन्स जितने भी हैं बॉडी के, वो 80 में है, 20% अकेले में कौन है? माइंड। ठीक है, एक ये पॉइंट बन जाता है। और हमारा दिमाग जो है, बात करें एक दिन में, एक दिन में दिमाग में जो थॉट है, एक दिन में दिमाग में थॉट लगभग 70 से 80 हजार आते हैं। अब समझना है इस चीज को, मतलब कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग से लगभग 70 80 हजार क्या आते हैं? थॉट आते हैं। आप 70 80 हजार बार सोचते हो, जब से अभी सोच रहे होगे। जैसे मान लो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, सर ने आज शर्ट कौन सी पहनी है, सर ने आज कैसे कैसे समझाया, या क्या बोले, कितने सारे थॉट निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप कितने थॉट कवर कर जाते हो एक दिन में? मतलब 24 घंटे में आप 70 से 80 हजार आपके थॉट आते हैं माइंड में, लेकिन उनमें से 90% निगेटिव होते हैं। पॉइंट को समझना, मतलब कि मैंने क्या बोला, एक दिन में मतलब 24 घंटे में आपके पास 70 से 80 हजार थॉट आते हैं। क्लियर पॉइंट। इसके बाद में मैंने बोला उन 70 से 80 हजार थॉट में आप 90% निगेटिव थॉट आते हैं आपके माइंड में, जिनका आपकी एक्चुअल लाइफ से लेना देना कुछ भी नहीं है, बस ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, अजीबो गरीब थॉट आते रहते हैं। बात को समझ रहे हो? और अगर यही कन्वर्ट हो जाए, समझना इस चीज को, जब हम पॉजिटिव थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, पॉजिटिव थॉट का मतलब ये होता है, पॉजिटिव जब हम लोग सोचते हैं वो काम हम करते हैं, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। लेकिन निगेटिव आता है, हमसे कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, ये सब निगेटिव है। निगेटिव थॉट 90% आते हैं एक दिन के अंदर अंदर। आप एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट सोचते हो,
सिर्फ 10% थॉट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, उससे भी कम होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, इतना लिखो। अच्छा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये फैटेस्ट ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स मतलब कि ये सबसे ज्यादा वसीय अंग है। क्या बोलोगे? वसीय अंग। कौन? हमारा मस्तिष्क जो होता है, सबसे ज्यादा फैट भी कहाँ पे है? मस्तिष्क में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्गन्स है, अंग है, सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रिएंट भी इसी को चाहिए, सबसे ज्यादा। अब वसीय अंग है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फैट कहाँ होगा? मस्तिष्क में। फैट होगा तो न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए इसको, न्यूट्रिएशन भी ज्यादा चाहिए इसको, पोषण भी ज्यादा चाहिए। तो इसको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या बोलते हो? वसा, फैट, वसा। समझ में आया ये भी पॉइंट? अगर पूछ सकता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इस मानव शरीर का सबसे वसीय भाग या वसीय अंग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? इसका नाम बताओगे भाई? मस्तिष्क का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसका अगला जो फैक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम मिनरल कौन होता है? मैक्सिमम मिनरल सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम सबसे ज्यादा जो होगा दिमाग के पास, क्या होता है? सोडियम की मात्रा पाई जाती है, सोडियम उसको जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम जटिल तत्व। एक चीज और, मतलब जटिल तत्व जो जो मैक्सिमम या मिक्सचर मिनरल, क्या बोलोगे? जटिल तत्व। जटिल तत्व, सबसे जटिल तत्व कौन सा है? सोडियम। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट बन के आता है, इसका ऊपर लिखा देते हैं यहाँ पे, ये अगर लिख दिया होगा। अब बात करते हैं, एक और स्टार बना के पॉइंट लिखो, मस्तिष्क का आज तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण संभव नहीं हुआ। ऐसे समझो, हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, फेफड़े ट्रांसप्लांट करा सकते हो, मतलब आप ऑर्गन प्लांट करा। अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने की बात हुई है, एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, यहाँ से इतना हाथ नहीं, डॉक्टर ने क्या किया, डेड बॉडी का हाथ लेकर के उसके लगा दिया और वो बढ़िया काम कर रहा है। समझ पाए? मतलब कि आप सारे ऑर्गन्स को आप, डॉक्टर क्या कर सकते हो, उसको एलिजिबल कर सकते हो, उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन आज तक माइंड का, ब्रेन का ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण नहीं हुआ है। अगर ऐसा संभव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि कोई एक यूपीएससी का बच्चा है, टॉपर है, उसका दिमाग निकाल के किसी दूसरे के फिट कर दो, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन आज तक तो हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मान लो मेरा दिमाग है, अब मेरा दिमाग किसी दूसरे के पास चला गया, क्या होगा? दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर ये काम अगर चालू हो जाए, ये डॉक्टर अगर कर दें, तो मान के चलो दुनिया खत्म। आपको कैसे खत्म सर? वो फिर अब हर किसी के दिमाग का सोचने का नजरिया अलग होता है। मान लो अगर एक ये ग्लास है, अब ये ग्लास इतना भरा है पानी इसमें, अब मैं पूछूं ये कैसा देख, तो कोई बोलेगा ये आधा भरा है और कोई बोलेगा आधा खाली है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, दिमाग जो होता है वो सबका अलग अलग तरीके से सोचता है। एक टॉपर है वो अलग सोच रहा है, एक आप जिस व्यक्ति से मिलोगे आपको लगेगा वो वही आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये ऐसा है, ये वैसा। तो दिमाग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। ट्रांसप्लांटेशन अगर हो जाए तो समझ लो फिर बहुत ही दिक्कत है, होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो मानना ये है, कभी भी ये सक्सेसफुल हो ही ना, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हुआ
तो बहुत ही दिक्कतें आएँगी दुनिया में, ठीक है? अब इतना नोट करो फिर आगे बताएँ।